हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं 11th ज्योग्राफी के चैप्टर 3 से, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें नेचर ऑफ द अर्थ की, अगर मैं इमेजिन करूं कि अर्थ कैसी दिखती है, तो आप बोलोगे कि एक सॉलिड बॉल लाइक क्रिकेट बॉल, मतलब एक बॉल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, या एक हो सकता है हॉलो बॉल जो अंदर से खाली है और बाहर उसके काफी ज्यादा थिक कवरिंग है रॉक्स की। ठीक है। और इसको बोला गया है लिथोस्फेयर। ठीक है, जो रॉक्स की कवरिंग है उसको क्या बोला गया है? लिथोस्फेयर। हैव यू एवर सीन फोटोग्राफ्स और इमेजेस ऑफ अ वॉल्केनिक इरप्शन ऑन द टेलीविजन स्क्रीन? मतलब क्या कभी आपने देखा है कि जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, यानी जब जिसे कहते हैं ना हमारा वॉल्केनो फूटता है, तो क्या होता है उसकी फोटोज होती हैं। और अब जब जैसे वो चीज आप देखोगे टीवी स्क्रीन पे किसी चैनल पे, तो देखोगे कि कितना सारा लावा, जो वो गर्म मॉल्टन रॉक्स होती हैं उसको लावा बोलते हैं, वो बाहर आता है, डस्ट बाहर आती है, स्मोक बाहर आती है, फायर बाहर आती है, एंड मैग्मा फ्लोइंग आउट ऑफ द वॉल्केनिक क्रेटर। मतलब क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें आपकी बाहर आ रही हैं। अब होता क्या है, वॉल्केनो एक ओपनिंग होती है, वो ओपनिंग डायरेक्टली कनेक्टेड होती है अर्थ की इंटीरियर से, और जिसमें क्या होता है, जो भी रॉक्स अंदर होती हैं जो मेल्ट हो गई होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। The interior of the earth can be understood only by indirect evidences, as neither anyone has nor anyone can reach the interior of the earth. अब जो भी चीजें, जो भी नॉलेज हमें है अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के अंदर कैसे है क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ एविडेंसेस से है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एविडेंसेस से है। मतलब कि क्योंकि कोई भी इंसान या कोई भी आज तक इंटीरियर ऑफ अर्थ, जो एक्चुअली इंटीरियर है, वहां नहीं पहुंच सकता है, वो एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए जो भी चीजें हैं वो हमारे पास क्या है, एविडेंस की फॉर्म में, जो भी सबूत हमारे मिले हैं, हमने रिसर्च करी है, उससे पता चला है। बट देर इज नो, इट्स लाइक 100% कुछ नहीं है कि क्या होता है, सिर्फ एविडेंसेस के थ्रू हम पता लगाते हैं। नाउ, just give me a minute. The configuration of the surface of the earth is largely a product of the process operating in the interior of the earth. यानी कि अर्थ की सरफेस पे जो भी चीजें हैं, जो भी आप देख रहे हो, जो प्रोडक्ट्स हैं, एक्चुअली हो क्या रहा है, जो भी इंटीरियर ऑफ अर्थ में हो रहा है, अर्थ के अंदर हो रहा है, वो चीजें आपको देखने को मिलती हैं। Exogenic as well as endogenic processes are constantly shaping the landscape. Now एक वर्ड आया है exogenic और एक वर्ड आया है एंडोजेनिक। मतलब बाहर की चीजें, जो बाहर से चीजें हो रही हैं, या जो भी चीजें अर्थ के बाहर की तरफ हो रही हैं, या एंडोजेनिक प्रोसेसेस जो अर्थ के अंदर से चीजें हो। देखो, एक्सोजेनिक होता है कोई चीज बाहरी हो, एंड सॉरी एक्सोजेनिक होता है कोई चीज बाहरी, एक्सो, और एंडो मतलब कोई चीज अंदरी हो। तो ये चीजें क्या करती हैं, लैंडस्केप को प्रॉपरली शेप करती हैं, उसको प्रॉपर बनाती हैं। A proper understanding of the physiographic character of a region remain incomplete if the effects of endogenic process are ignored. अब जैसे कि मुझे देखना है कि उस जगह की क्या फीचर्स हैं, आसपास क्या चीजें हैं, जो भी टोटल ओवरऑल चीजें हैं, मैं उसके ऊपर स्टडी करना चाहती हूँ। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि मैं एंडोजेनिक प्रोसेसेस को कंसिडर करूं। विदाउट कंसिडरिंग द एंडोजेनिक प्रोसेसेस, जो अंदर प्रोसेसेस हो रहे हैं, मैं अपनी स्टडी को पूरा नहीं कर सकती। ठीक है। तो दोनों चीजें, कहीं के भी फिजियोग्राफिक, लैंडस्केप, जो भी इन चीजों चीजों को अफेक्ट करता है, उसमें दो फैक्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज एक्सोजेनिक फैक्टर, बाहरी फैक्टर, बाहर से जो चीजें चेंजेस लाते हैं, एंड एंडोजेनिक, अंदरी फैक्टर। ह्यूमन लाइफ इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजियोग्राफी ऑफ द रीजन। उस जगह की फिजियोग्राफी, जो भी चीजें वहां पे प्रेजेंट है, वहां की माउंटेन, वहां की रिवर, जो भी पूरी चीजें हैं, उससे ह्यूमन लाइफ इन्फ्लुएंस होती है, अफेक्ट होती है। देयरफॉर इट इज नेसेसरी दैट वन गेट्स एक्वेंटेड विद द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस लैंडस्केप डेवलपमेंट। मतलब कि लोगों को उन फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए, उन फोर्सेस की नॉलेज होनी चाहिए जो एक्चुअली लैंडस्केप डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। आप वहां रह रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि अंदर से क्या हो रहा है, बाहर से क्यों हो रहा है, ये चीज क्यों हो रही है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो आपका फिर एग्जिस्ट करना, तो एक तरह से वो भी बात हो गई ना कि कोई लॉजिक नहीं है उस चीज का। तो उसने बोला कि कुछ भी चीज जो भी हो रही है उसको समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम डेवलपमेंट को समझें, हम देखें कि क्या चीजें हो रही हैं, और जो भी चीजें हो रही हैं वो हम उससे, एक हिंदी वर्ड हो गया, परिचित होने चाहिए। ठीक है। अब उसने क्या बोला,
अगर मैं समझना चाहती हूँ कि अर्थ शेक क्यों करती है, अर्थ मूव क्यों करती है, या फिर सुनामी वेव्स क्यों जनरेट होती है। नाउ इसको समझने के लिए मैं सिर्फ एक ऊपर ऊपर से पढ़ के नहीं बोल दूंगी कि वो तो हल्की सी नीचे से कुछ हुआ इसलिए ऊपर हो गया, नहीं। टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट आई नीड टू नो द डिटेल्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मुझे एक्चुअली इसको समझने के लिए ये भी समझने की जरूरत है कि अर्थ के इंटीरियर में कैसे कैसे जो चीजें हो रही हैं किस तरह से हो रही हैं। प्रीवियस चैप्टर के अंदर आपने नोट किया कि दैट द अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ लेयर फ्रॉम क्रस्ट टू द कोर। मतलब पुराने चैप्टर में हमने देखा था कि अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल जो होता है जिससे अर्थ बनती है वो प्रॉपरली लेयर है आपकी, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ऊपर वाली जो हो गई दैट इज क्रस्ट, नीचे वाली बीच की जो हो गई दैट इज मेंटल, फिर बिल्कुल बीच में जो पार्ट है दैट इज कोर। अर्थ की शेप इस तरह की होती है। तो ये जो अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल है ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। It is interesting to know how scientists have gathered information about these layers। लेकिन एक चीज समझने वाली ये है कि हम तो बहुत इजी काम है, हमें तो सिर्फ पढ़ना है कि ये होता है ऐसे होता है, लेकिन साइंटिस्ट ने इंफॉर्मेशन गैदर करी है, मतलब इकट्ठी करी है। इन लेयर्स के बारे में साइंटिस्ट ने इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया है, इन लेयर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा है कि हर एक लेयर अपने आप में कैसे अलग है, या इस लेयर पे उस लेयर से क्या डिफरेंस है। वो चीजें वो ऑलरेडी कर चुके हैं, हमें सिर्फ समझना है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस चैप्टर डील्स विद। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो इंट्रोडक्शन था, आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है कि क्या पढ़ने वाले हो। आगे अब एक्चुअली पढ़ाई शुरू होगी, और इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हम लोग डायरेक्ट सोर्सेज और इनडायरेक्ट सोर्सेज जो है वो कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में वी विल कवर द अर्थक्वेक वाला पोर्शन, ठीक है। नाउ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर, जो मेरा सोर्स है या फिर जो मुझे नॉलेज मिल रही है कहाँ से मिल रही है। अर्थ का रेडियस समझते हो ना, पूरा का पूरा अगर एक अर्थ है तो उसका रेडियस इज 6370 किलोमीटर। नो वन कैन reach the center of the earth and make observation or collect sample of the material। कोई भी बीच में पहुंच के, जो अर्थ के एकदम बीच का पोर्शन है वहां पहुंच के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर सकता। अंडर सच कंडीशन you may wonder how scientists tell us about the earth interior and the type of material that exist at such depth। तो अगर कोई वहां पहुंच नहीं सकता, इफ इट इज इम्पॉसिबल टू रीच देयर, देन जो साइंटिस्ट एक्चुअली अर्थ को स्टडी कर रहे हैं, जो उसको पढ़ते हैं, जो इतने डिटेल में जाके देखते हैं, वो कैसे ये सब कुछ कर पा रहे हैं। Most of our knowledge about the interior of the earth is largely based on estimate and inferences। एक वर्ड लिखा है, सॉरी दो वर्ड लिखे हैं, estimate and inferences। now what does that mean? आपने एग्जैक्ट वो चीज नहीं देखी, बट हम ना कभी कभार कैलकुलेट लगाते हैं। जैसे कि आप एक चीज देखो, आप अपने घर में बहुत सारे एस्टिमेट लगाते होगे कि ये इतना हुआ है तो इतना हो जाएगा, वो चीज इतनी है तो उतनी हो जाएगी, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दोज estimates are correct। so that also happen in the case जब साइंटिस्ट स्टडी करते हैं अर्थ के बारे में, they make estimates, they make inferences। वो जो चीजें प्रेजेंट हैं, जो ठोस चीजें उनको पता है, उससे वो एस्टिमेट या इन्फ्रेंसेस लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा। Yet a part of the information is obtained through direct observation and analysis of material। but ऐसा नहीं है कि सारी चीजें एस्टिमेट्स और इन्फ्रेंसेस से मिल रही हैं। कई सारी चीजें हैं जो उनको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से और एनालिसिस करने से, मटेरियल का एनालिसिस करने से मिलती हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी कि जैसे अगर मैं बोलूं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अंदाजा लगाया, ठीक है, कुछ चीजें साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाई, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनको ऑब्जर्व करने से और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मटेरियल प्रोवाइडेड है उनको एनालाइज करने से पता चलती है। तो ये जो आर्टिकल है ना, इट इज ऑल अबाउट द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर, कि हमें जो इंटीरियर की इंफॉर्मेशन मिलती है वो कहाँ से मिलती है। Now direct sources, when I say direct sources, the most easily available solid earth material is surface rock or the rock we get from mining areas। अब देखो मैंने बोला कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन या डायरेक्ट एनालिसिस ऑफ मटेरियल हो रहा है, तो कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो डायरेक्टली अवेलेबल हैं।
अर्थ के जो रॉक्स हैं, जो रॉक्स अर्थ से हमें मिल रही है, विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द अर्थ, और जो माइनिंग एरियाज से हमें रॉक्स मिल रही हैं, क्योंकि माइनिंग में क्या करते हैं, ऊपर ऊपर की रॉक्स नहीं लेते हैं, बहुत अंदर तक खुदाई होती है, दे डिग डीपर एंड देन दे गेट द रॉक्स एंड ओर्स। वो माइनिंग के टाइम पे क्या होता है, मटेरियल निकालने होते हैं। तो वहां पे क्या बोला उन्होंने कि जो इजीली अवेलेबल सॉलिड अर्थ मटेरियल है, दैट वी गेट फ्रॉम माइनिंग एरियाज। ठीक है, एक सोर्स बता दिया उसने कि यहाँ से हमें मिल जाता है। गोल्ड माइंस इन साउथ अफ्रीका आर एज डीप एज 3 to 4 किलोमीटर। जो गोल्ड माइन आपकी कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका की साइड पे हैं, जो गोल्ड जहां से मिलता है वो काफी डीप है, दे आर 3 to 4 किलोमीटर डीप। गोइंग बियॉन्ड दिस डेप्थ इज नॉट पॉसिबल एज इट इज वेरी हॉट एट दिस डेप्थ। अब उससे भी नीचे जाने की कोशिश करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बहुत गर्मी हो जाती है, जितना जितना अर्थ के नीचे जाओगे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। तो उसने क्या बोला, वहां पे नीचे उससे ज्यादा दूर नीचे जाना तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बहुत हॉट होता है। बट येस, दे हैव बीन देयर फॉर लाइक 3 to 4 किलोमीटर तक तो वो गए हैं। Besides mining, scientists have taken up a number of projects to penetrate deeper depth to explore the condition in the crustal portion. देखो, एक तो माइनिंग हो गया, उसके अलावा उन्होंने, साइंटिस्ट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करे हैं जिसमें वो बहुत नीचे तक, गहराई तक क्या करते हैं, कंडीशंस देखने के लिए काफी हद तक डीप डिग करते हैं, ताकि उनको थोड़ा पता चले। अगर इतनी स्टडीज हो रही हैं तो ऑब्वियसली दे ऑल्सो नीड टू रिलाई ऑन समथिंग जो फैक्ट हो, एकदम फैक्ट हो, सिर्फ ऊपर ऊपर के उस पे नहीं, फैक्ट्स पे वो डिपेंडेंट हो सके। साइंटिस्ट वर्ल्ड ओवर आर वर्किंग ऑन 2 मेजर प्रोजेक्ट। जो साइंटिस्ट हैं वो 2-3 मेजर चीजों पे काम कर रहे हैं, जैसे कि डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी साइंटिस्ट हैं 2 चीजों पे वर्क कर रहे हैं। फिर से एक बार मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। द डीपेस्ट ड्रिल एट कोला, यानी सबसे जो गहरा उन्होंने ड्रिल किया है वो कोला पे है, जो आर्कटिक ओशन में है, एंड हैज सो फार रीच अ डेप्थ ऑफ 12 किलोमीटर। और कितना पहुंच गए हैं वो गहरा, दे हैव रीच्ड अराउंड 12 किलोमीटर। दिस and many deep thrilling projects have provided large volume of information through the analysis of material collected at different depth। देखो, ये क्या है, ओशन में ड्रिल करना या फिर इकट्ठा जब भी वो ड्रिलिंग करते हैं। देखो बच्चा, एक चीज है कि आप एक कर रहे हो कि आपने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से इंफॉर्मेशन ले ली माइनिंग से, फिर कुछ चीजें, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं विच आर फोकस्ड कि हमें इस प्रोजेक्ट के थ्रू ये पता चलेगा। तो इसके थ्रू उनको ये चीजें पता चली कि एक्चुअली क्या अंदर है, कितना है। जैसे हम बोल रहे थे कि साउथ अफ्रीका में 3 to 4 किलोमीटर से ज्यादा हम नीचे नहीं जा सकते बिकॉज इट्स वेरी हॉट, बट टिल दे इन द ओशियन दे हैव डिग अराउंड 12 किलोमीटर, बिकॉज वहां पे वो पॉसिबल है। तो उससे उनको क्या होगा, काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। they have got a lot of information through the analysis of material collected at different depth। उन सारे मटेरियल को एनालाइज करके उनको क्या मिला है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है। वॉल्केनिक इरप्शन फॉर्म्स अनदर सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। अभी तक हमने पढ़ा, सबसे पहले जो डायरेक्ट सोर्स में ध्यान देके पढ़ा, जस्ट गिव मी अ मिनट, वो हमने पढ़ा कि हम सरफेस रॉक या जो माइनिंग रॉक होती है उससे। फिर सेकंड उसने बोला कि ये सब तो ठीक है, एक और चीज जिससे हमें काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है वो है वोल्केनिक इरप्शन फ्रॉम अनदर सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। जब वोल्केनो में से जो लावा फटता है, बाहर आता है या इरप्शन होता है, तो अंदर का जो मटेरियल होता है ना, वो पिघली हुई फॉर्म में बाहर आता है। तो वो एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो। एज एंड व्हेन द मॉल्टन मटेरियल मैग्मा इज थ्रोन onto the surface of the earth, मैंने क्या बताया कि जो मटेरियल मेल्ट हो चुका होता है, मॉल्टन मटेरियल, वो सरफेस ऑफ द अर्थ से बाहर आता है कब, वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पे। और ये अवेलेबल हो जाता है फॉर लेबोरेटरी एनालिसिस, मतलब कि आप उसको फिर जब वो बाहर आया, ठंडा हुआ, तो आप उसको लेबोरेटरी में एनालाइज कर सकते हो, एंड यू कैन गेट एन आइडिया कि क्या चीजें अर्थ के नीचे प्रेजेंट हैं जिस तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। अब उसने क्या बोला, लेकिन यस, ये मुश्किल है कि मैं या कोई भी साइंटिस्ट उस
मैग्मा की जो सोर्स है, जहां जितनी डीप से वो आ रहा है, कितना नीचे से आ रहा है, वो आप पता लगा पाओ, ये थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो अभी तक जो एक बार पढ़ा है उसको मैं फटाफट बता देती हूँ। फर्स्ट, इस पैराग्राफ में वी स्टार्टेड द इंट्रोडक्शन, कि हम क्या पढ़ेंगे, इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ना क्यों जरूरी है ह्यूमन के लिए, वाई इट इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड, हमने देखा कि जो सोर्सेज होते हैं इंफॉर्मेशन के, वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, एक बोला हमने कि हमने एस्टिमेट्स और इन्फ्रेंसेस से लगाया, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और मटेरियल को एनालाइज करके। फिर डायरेक्ट सोर्सेज में हमने पढ़ा कि जो सॉलिड में अर्थ है, यानी जो अर्थ पे सॉलिड फॉर्म में रॉक्स हैं, या फिर जो माइनिंग के टाइम पे मिलती है, वहां से पता चला। दूसरा हमने देखा वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम पे। ठीक है, तो ये चीजें तो एक हो गई। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज पे, कि इनडायरेक्ट सोर्सेज से हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है। अगर हम किसी भी चीज की, मैटर की प्रॉपर्टीज को क्या करें, हम एनालाइज करें, एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इनडायरेक्टली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। यानी कि हम क्या करते हैं, मैटर की प्रॉपर्टी को एनालाइज करेंगे, उसके बाद हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं इंटीरियर के बारे में कि क्या क्या चीजें हैं। वी नो थ्रू द माइनिंग एक्टिविटी दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सर्फेस टूवर्ड द इंटीरियर इन डीपर डेप्थ। उसने क्या बोला, हमें ये चीज पता है कि माइनिंग एक्टिविटी, जो भी चीजें हैं, माइनिंग एक्टिविटी करने से हमें ये पता चला है कि जो टेम्परेचर और प्रेशर है, वो जैसे जैसे आप सरफेस में नीचे डीप में जाते जाओगे ना, वो टेम्परेचर यानी गर्मी और प्रेशर दोनों चीजें डीप अर्थ में बढ़ती जाती हैं। Moreover, it is also known that the density of the material also increases with depth। यानी जितना आप नीचे जाओगे, चीजों की डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो स्टडी कर करके पता चली हैं। ठीक है, तो डेंसिटी भी बढ़ती है। इट इज पॉसिबल टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये चेंज हो रहा है। लाइक ऊपर इतनी गर्मी नहीं थी, नीचे गए और गर्मी। जैसे वो गोल्ड वाला एग्जाम्पल ही ले लो, अफ्रीका की माइन का। वो कह रहे हैं कि 3 से 4 किलोमीटर तक तो हम कर लेते हैं, उसके बाद वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी हॉट। तो इसने क्या बोला कि ये चीजों का हम रेट को गेस कर सकते हैं, इट्स पॉसिबल टू फाइंड दीज थिंग्स। नोइंग द टोटल थिकनेस ऑफ द अर्थ, साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड द डेंसिटी ऑफ मटेरियल एट डिफरेंट डेप्थ। यानी कि टोटल थिकनेस के बारे में जान के, नोइंग द टोटल थिकनेस ऑफ द अर्थ, कितनी थिक है अर्थ, साइंटिस्ट ने एक टेम्परेचर की वैल्यू एस्टिमेट, प्रेशर और डेंसिटी ऑफ मटेरियल, इन चीज़ों को अलग अलग डेप्थ पे उन्होंने एस्टिमेट कर लिया है। दे हैव मेड एन आइडिया कि अच्छा, कि इतना है, इतनी डेंसिटी है, तो इतना नीचे जाके गर्म होगा या ठंडा होगा। तो ये चीज़ें उनके लिए इतनी मुश्किल नहीं है, इट जस्ट बेसिकली अबाउट गेसिंग। नाउ the details of these characteristic with reference to each layer of the interior are discussed later in this chapter। जो भी डिटेल है इन चीज़ों की, वो आगे के चैप्टर में डिस्कस हुई है। एक और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर meteors at the time रीच द अर्थ। यानी कि होता क्या है, मिट्योर्स जो ऊपर से गिरते हैं, जो अर्थ पे पहुंचते हैं, वो भी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अर्थ के बारे में। हाउ एवर, ये नोट किया जाना चाहिए कि जो मटेरियल दैट बिकम अवेलेबल फॉर एनालिसिस फ्रॉम मिट्योर इज नॉट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। कि अगर मैं बोल रही हूँ कि मिट्योर से हमें, जो मिट्योर्स आसमान से गिरते हैं, जो टुकड़े होते हैं, वो हमें, हम कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि नोट करना है कि वो मिट्योर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। वो अर्थ के नीचे के इंटीरियर का पार्ट का कुछ, मतलब वो वहां से रिलेटेड नहीं है। द मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑब्जर्व इन द मिट्योर्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। लेकिन फिर हम उसको स्टडी क्यों कर रहे हैं अगर वो उससे रिलेटेड नहीं है? क्योंकि जो उसका स्ट्रक्चर है और जो मटेरियल है, वो काफी हद तक सिमिलर है अर्थ से। मतलब अर्थ के स्ट्रक्चर से काफी हद तक सिमिलर है, इसलिए वी आर स्टडिंग इट। दे आर सॉलिड बॉडीज डेवलप्ड आउट ऑफ मटेरियल सेम एज और सिमिलर टू अवर प्लैनेट। यानी ये जो मेटियोर्स हैं, ये किसी ना किसी ऐसे प्लैनेट या ऐसे चीज का पार्ट है जिसका हमारी अर्थ पार्ट रही है। यानी कि अगर प्लैनेट का भी पार्ट है तो अर्थ जैसा प्लैनेट होगा। अगर जिसे कहते हैं कि यूनिवर्स में कहीं से आया है, तो कहीं ना कहीं इट इज रिलेटेड टू द अर्थ, दैट इज व्हाई वी आर स्टडिंग इट। हैंस दिस बिकम येट अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसलिए मिट्योर्स को भी हम बोल सकते हैं, ये इनडायरेक्ट सोर्सेज की बात हो रही है जिसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो एक आपने प्रॉपर्टीज के थ्रू आइडिया लगा लिया, एक आपने मिट्योर्स के थ्रू मतलब आइडिया लगा लिया। द अदर इनडायरेक्ट सोर्सेज, जो दूसरे इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं, वो है ग्रेविटेशन, जो हमें गुरुत्वाकर्षण जो खींचता है अपनी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड और सिस्मिक एक्टिविटी। सिस्मिक एक्टिविटी के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्या होती है, क्योंकि अभी पूरा अर्थक्वेक पढ़ना है।
जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेम इज नॉट द सेम एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स ऑन द सरफेस। हर जगह सेम नहीं होती, इट वेरीज। इट इज ग्रेटर नियर द पोल्स एंड लेस एट द इक्वेटर। ग्रेविटेशनल फोर्स पोल जैसे अर्थ है, अभी एक बार आपको बता देती हूँ अगर आपको आइडिया नहीं है तो, अर्थ है तो ये जो पोर्ट होता है दिस इज नॉर्थ और साउथ पोल हो गया, बीच में इक्वेटर है, तो वो कह रहा है कि नॉर्थ और साउथ पोल की साइड इधर और इधर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होती है, इस पोर्शन में बहुत कम होती है। ठीक है। द ग्रेविटी वैल्यूज ऑल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ द मटेरियल। और जो मास होता है, जो भी चीज का वेट होता है, उससे भी ग्रेविटी पे बहुत असर पड़ता है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल विद इन द अर्थ इन्फ्लुएंसेस दिस वैल्यू। यानी कि जो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कि कहीं पे मास जो है किसी भी मटेरियल का ज्यादा है, कहीं पे कम है, वो पूरा का पूरा इस वैल्यू को अफेक्ट करता है। द रीडिंग ऑफ द ग्रेविटी एट डिफरेंट प्लेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी अदर फैक्टर। हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्रेविटी है, तो वो किससे इन्फ्लुएंस हो रही है, वो बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। दीज रीडिंग डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये जो रीडिंग्स हैं ये डिफर होती हैं, यानी जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे थोड़ी सी अलग आती हैं ये रीडिंग्स। सच अ डिफरेंस इज कॉल्ड ग्रेविटी एनोमली। मतलब कि अलग अलग जगह पे ग्रेविटी अलग अलग है, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे अलग रीडिंग आ रही है एक्चुअल ग्रेविटी की। इस चीज को, इस डिफरेंस को हम लोग ग्रेविटी एनोमली बोलते हैं। ग्रेविटी एनोमलीज गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। अगर कहीं पे ग्रेविटी ज्यादा आ रही है, कहीं पे कम आ रही है, और उसको हम लिंक कर रहे हैं मास ऑफ द जो भी चीजों का मटेरियल, मटेरियल का जो मास है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मास, किसी भी चीज के मास से ग्रेविटी पे अफेक्ट पड़ता है। तो अगर आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे अलग ग्रेविटी वैल्यू है, यहाँ पे अलग ग्रेविटी वैल्यू है, तो दोनों के नीचे जो मास है, मटेरियल का जो मास है क्रस्ट में, वो अलग होगा। तो मैंने इस ग्रेविटी के थ्रू आइडिया लगा लिया कि नीचे क्या चीजें प्रेजेंट है। ठीक है। मैग्नेटिक सर्वेज, अब उसने एक चीज बोली कि मैग्नेटिक सर्वे भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। किसके बारे में? कि मैग्नेटिक मटेरियल जो उस पोर्शन में होता है, जो भी चीजें हैं, हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड, इन सब चीजों से भी आइडिया लग जाता है कि क्या क्या चीजें हैं अर्थ में। अब सिस्मिक प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द, ठीक है, किसी भी जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। सिस्मिक एक्टिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हेंस वी शैल डिस्कस इट इन द डिटेल। अब सिस्मिक एक्टिविटी एक और चीज है जिससे हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, लेकिन ये पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। इसके लिए अगर आपको देखना है कि कहाँ पे ये चैप्टर होगा, आप 11th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट देखिए मेरे चैनल पे जाके, वहाँ पे आपको जो भी चैप्टर कवर हुए हैं ना वो सारे वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। वरना मैं लिंक भी डाल दूंगी इस प्लेलिस्ट का जहाँ पे ये चैप्टर अपलोड होने वाले हैं पार्ट्स में। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है। और अगर आपको और कोई चैप्टर देखना है जो 11th का है, 12th ज्योग्राफी का है, तो आप मेरे चैनल पे डायरेक्टली 11th एंड 12th की प्लेलिस्ट में, ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहां पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, आपको समझ में आई हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अर्थक्वेक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।